दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड का एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में प्रदीप नाम का शख्स अपने बीवी बच्चे और पत्नी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रहा होता है। दरअसल जो प्रदीप होता है, एक सुबह भागता दौड़ता हुआ अपने पास के ही थाने में पहुंचता और कहता है कि साहब, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस जैसे ही प्रदीप की ये बातें सुनती है तो तुरंत ही पुलिस भी प्रदीप को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी पत्नी का किसी ने अपहरण किया होता है। जैसे ही पुलिस प्रदीप से पूछती है कि कौन सी जगह है जहां पर तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया गया है, तो प्रदीप वो एग्जैक्ट जो जगह होती है उसको बता नहीं पा रहा होता है। तो पुलिस अब उससे और भी सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। पुलिस कहती है कि आखिर जो लोग तुम्हारी पत्नी का अपहरण करके ले गए हैं, वो किस गाड़ी से आए थे, कितने लोग थे। तो जिस उसको भी जो प्रदीप होता है वो ये नहीं बता पा रहा होता है कि कितने लोग थे और कौन सी गाड़ी से उसे ले गए। हालांकि पुलिस उस जगह पर बारीकी से छानबीन करती है और गुमशुदा अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करके वापस थाने लौट जाती है और इस बारे में प्रदीप से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुम बता सकते हो, और ये मुकदमा आगे चलना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस जो होती है वो अपने खबरियों को काम पर लगा देती है इस केस की छानबीन के लिए। तभी कुछ दिन बाद इन्हीं में से एक खबरी बताता है कि सर, हो सकता है कि इस जो प्रदीप है इसी ने अपनी पत्नी को कहीं गुम किया हो। शक के तौर पर पुलिस प्रदीप को ही अंडर कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और जब पुलिस उस प्रदीप से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करती है तो प्रदीप बताता है कि साहब, मैंने बोला कि मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। लेकिन पुलिस जब सख्ती के साथ उसके सामने पेश आती है तो प्रदीप तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और प्रदीप जब अपना जुर्म कबूल करता है और इस पूरी घटना की जो सच्चाई है वो बताता है, तो इसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रदीप पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरी पत्नी का मैंने ही हत्या की है, क्योंकि मेरी पत्नी की मुझसे बन नहीं रही होती है और इसलिए हमने एक अपने पास के ही दोस्त से मिलकर उसकी हत्या कर दी है। और पुलिस कहती है कि तुमने अगर अपनी पत्नी की हत्या की है तो उसे कहाँ किया है, गायब कहाँ कर दिया है। तो प्रदीप बताता है कि साहब, हमारे गांव के पास ही में एक चरी का खेत है जिसमें हमारी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत ही इस प्रदीप को अपने साथ लेती है और उसके चरी के खेत में जाकर पहुंच जाती है और उस चरी के खेत में जब वो देखती है तो वास्तव में उसकी पत्नी की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई होती है। जब पुलिस वहां इकट्ठा होती है और प्रदीप को लेकर, तो गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। जब पुलिस उसकी पत्नी की डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और वहां उस जगह पर बारीकी से जांच करती है, क्योंकि पुलिस को अब उसका कातिल भी मल मिल चुका होता है, तो पुलिस को अब इस केस का खुलासा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। इसलिए पुलिस उसकी पत्नी की जो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है आरती, उसके माता पिता को इन्फॉर्म कर देती है और उसे बुला लेते हैं। जैसे ही उसके माता पिता को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है, तो उसके माता पिता अपनी बेटी की हत्या का जो सदमा अब वो सह नहीं पाते और रोते चिल्लाते पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। इधर पुलिस प्रदीप को लेकर भी तुरंत अपने थाने पहुंच जाती है और उससे सच्चाई पता करने शुरू कर देती है। दरअसल प्रदीप बताता है कि साहब, इस कहानी की शुरुआत होती है जब प्रदीप अपने घर, अपने गांव रह रहा होता है और कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है। प्रदीप अपने गांव का सबसे निठल्ला और गंवार व्यक्ति होता है जिसकी अफवाह गांव में फैली हुई होती है। प्रदीप के माता पिता इससे तंग आ जाते हैं, क्योंकि इसके जो कारनामे होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए इसके माता पिता आए दिन इससे बदतमीजी से पेश आते हैं, जिससे प्रदीप भी परेशान हो जाता है। लेकिन वो अपने जो करतूते हैं उनको छोड़ना बंद नहीं करता। कुछ दिन बाद ये प्रदीप जो होता है अपने पास के ही एक लड़की से अपना लव अफेयर शुरू कर देता है और इनका लव अफेयर इस हद तक आगे बढ़ता है कि अब आपस में शादी करना तय कर लेते हैं। लेकिन जो प्रदीप होता है वो एक अलग जाति का होता है और वो लड़की जो होती है उसकी जाति अलग होती है।
इसके लिए इन दोनों को भी ये अच्छी तरीके से पता होता है कि अब हमारी शादी नामुमकिन है, हम लोगों के घर वाले कभी हम लोगों की शादी नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रदीप होता है वो उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है और लड़की भी इस प्रदीप से बहुत प्यार करती है। दरअसल उस लड़की का नाम सरिता होता है, सरिता भी इससे बहुत प्रेम करती है। ऐसे करके इनका समय गुजरने लगता है और एक दिन ये जो प्रदीप होता है इसके पिताजी को ये सारी अफवाह है जो प्रदीप के बारे में इसको पता चल जाती है, तो वो अपने लड़के प्रदीप को समझाता बुझाता है, लेकिन ये प्रदीप तो इनकी बात मानने पर ही नहीं तुला होता है, क्योंकि वो कहता है, उसका पिता प्रदीप को समझाता है कि बेटा मेरी गांव में बहुत ही बेइज्जती हो चुकी है, क्यों ना तुम कहीं बाहर नौकरी के लिए चले जाओ। लेकिन प्रदीप ऐसा नहीं करता और ना ही वो इसके कहने पर नौकरी पर जाता है और इनका समय फिर से ऐसा ही कटने लगता है। लेकिन ये जो इनका मिलने जुलने का सिलसिला होता है वो कम नहीं होता है और एक दिन इस बात की जानकारी जो लड़की सरिता होती है उसके पिता को भी मिल जाती है, तो वो अपनी लड़की को बहुत ही समझाते बुझाते हैं, लेकिन सरिता भी इन दोनों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। इन दोनों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन एक दिन प्रदीप के पिता को जब अपने बेटे की शिकायतें ज़्यादा मिलने लगती हैं, तो वो अब प्रदीप के ऊपर प्रेशर बनाकर उसे नौकरी के लिए भेज देते हैं। हालांकि जो प्रदीप होता है वो कुछ दिनों तक बाहर नौकरी जरूर करता है, लेकिन इस लड़की सरिता की और प्रदीप की फ़ोन पर बातचीत जारी रहती है। एक दिन इसके पिता जो सरिता होती है, इसके माता पिता इसको रंगे हाथों फ़ोन पर पकड़ लेते हैं और इसकी मारपीट भी करते हैं और इस बात की खबर इस प्रदीप के पिता को भी देते हैं कि तुम्हारा लड़का अब भी नहीं मान रहा है और अब भी वो इससे बातचीत शुरू रखे, जिससे कि प्रदीप के पिताजी होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन वो करते तो क्या करते, क्योंकि अब तो उनका लड़का उनके हाथ से निकल चुका होता है और इन दोनों के जो बातचीत का सिलसिला होता है यहाँ भी इनके माता पिता रोकने में नाकामयाब रहती हैं। इधर धीरे धीरे करके इनका समय बहुत ही आगे निकल चुकता है, जिससे कि इन दोनों की ज़िंदगी अब कट रही होती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो प्रदीप होता है वो फिर से वापस अपने घर आ जाता है। जब ये अपने घर आता है तो सरिता के पिता को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। लेकिन इन दोनों का समय जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये जो प्रदीप होता है ये फिर से उस सरिता से मिलना जुलना शुरू कर देता है। इधर इस बात की जानकारी सरिता और इस प्रदीप के माता पिता दोनों को चल जाती है, तो दोनों मिलकर एक गांव में पंचायत जोड़ते हैं, जिससे पंचायत में फैसला लिया जाता है कि तुम दोनों अपने अपने बच्चों की शादी कर दो, जिससे कि इन दोनों के जो ये मिलने जुलने का सिलसिला है वो बंद हो जाए। इधर इन दोनों का जो सिलसिला होता है वो ऐसे ही बना रहता है और इन दोनों के माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देते हैं। पास के ही गांव से एक रिश्ता आता है और इस जो रिश्ता होता है वो प्रदीप के लिए पक्का हो जाता है। जब प्रदीप की शादी के दिन नज़दीक आने लगते हैं तो प्रदीप को भी इस बात की चिंता सताने लगती है कि अगर मेरी शादी हो गई तो इस सरिता से मेरा जो ताल्लुक़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और मेरी पत्नी इस पर उंगली उठाएगी। ये बात उसके दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक जो शादी की तारीख होती है वो नज़दीक आ जाती है और जो प्रदीप होता है और उसकी एक दिन शादी होकर उसके घर आ जाती है। दरअसल जिससे उसकी शादी हुई होती है उस लड़की का नाम आरती होता है। आरती से जब इसकी शादी होकर घर आती है तो इन दोनों का जीवन बड़े ही अच्छी तरीके से कटना शुरू हो जाता है। इसकी शादी को करीब 2 से 4 दिन का समय व्यतीत होता है, तो आरती इस प्रदीप की जो सारी हरकतें हैं वो जान जाती है और वो इसे रोकने की भी पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये मानने वालों में से कहाँ था। ये अपनी पत्नी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और इसके साथ मारपीट करता है, जिससे इसकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और आरती इससे धमकी देती है कि अगर तुम ये सब करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। जिससे जो प्रदीप होता है वो कहता है कि तुम मेरी पुलिस में कंप्लेंट करो, चाहे कुछ भी करो, मैं उस लड़की आरती को नहीं छोड़ूँगा। जिससे उसकी पत्नी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी और मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। और वो अपने भाई के पास फ़ोन करती है और उसे बुलाकर वापस अपने घर चली जाती है। इधर कुछ दिन तक आरती अपने घर रहती है, अपने मायके में, और इधर प्रदीप
अपने घर अकेला रहता है तो वो एकदम वो आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है और वो फिर से अपनी पड़ोसन जो विनीता होती है उससे मिलना जुलना शुरू कर देता है। वो चाहता भी यही था कि उसके साथ ऐसा ही हो, लेकिन उसके जहन में एक डर सता रहा होता है कि अगर उसकी पत्नी ने कहीं उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी तो वो जान से मारा भी जा सकता है। जिससे वो घबरा कर एक दिन अपने घर में बैठा होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलग कर दूं और अपने रास्ते को साफ कर दूं। ये खतरनाक आइडिया उसके दिमाग में गूंजता है तो वो इस बात का जरा भी इंतजार नहीं करता है और अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंच जाता है। दरअसल प्रदीप जब उस आरती के घर पहुंचता है तो करीब शाम के 4 से 5 बजे का समय हो रहा होता है और वो कहता है कि आप लोग मेरी पत्नी को तैयार कर दो, मैं इसको लेने आया। हालांकि इसके जो सास ससुर होते हैं वो इसे बहुत रोकते हैं कि बेटा तुम सुबह चले जाना, क्योंकि अब शाम अधिक होगी और शाम तक तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये जो प्रदीप होता है इन दोनों की बात टाल देता है और वो इस बात को नहीं मानता है तो इसके माता पिता भी आरती को इस प्रदीप के साथ भेज देते हैं। जब ये आरती अपने घर से निकलती है तो करीब रात्रि के 8 बजे के समथिंग ये बस स्टैंड पर आते हैं और जब बस स्टैंड पर आते हैं तो इस प्रदीप ने एक खतरनाक आइडिया सोच रखा था जिसके माध्यम से इसने उस अपने आइडिया में अपने ही एक दोस्त को भी शामिल कर रखा था जिसका नाम होता है रमेश। वो इसे बस स्टैंड पर खड़ा मिलता है और ये दोनों और आरती दोनों अपने घर के लिए पैदल पैदल आना शुरू कर देते हैं और करीब रात के 8 से 9 बजे के बीच का टाइम होता है और ये जो आरती प्रदीप और इसका दोस्त रमेश बातें करते हुए रास्ते में आ रहे होते हैं। ये दोनों उस आरती से बहुत ही हंसी मजाक करते हैं, यहाँ तक कि उसे ये महसूस नहीं होने देते कि इसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है। इधर जैसे ही एक सुनसान इलाका पड़ता है तो ये जो प्रदीप होता है ये उस आरती के ऊपर झपट पड़ता है और उसके ऊपर ये दोनों जोर से झपट मारते हैं जिससे कि उसे दबोच लेते हैं। हालांकि जो आरती होती है वो अपने बचाव में पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब वो दो व्यक्तियों के बीच में फंस जाती है तो ये दोनों उसे जान से मार देते हैं और वहीं घटनास्थल पर ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। जिससे कि उसकी हत्या होने के बाद ये उसके आभूषणों और उनके कपड़ों को उतार कर अपने साथ ले जाते और उसकी डेड बॉडी को उठाकर एक पास के ही चेरी के खेत में फेंक देते हैं और वहाँ से इसका दोस्त जो होता है रमेश उसको ये सारा सामान दे देता है और उसे घर भेज देता है और वहाँ से सीधा सुबह होने का ये इंतज़ार करना शुरू कर देता है। हालांकि ये इंतज़ार कर रहा होता है उसी बीच ये रात्रि में उस अपनी मरी हुई पत्नी के साथ संबंध भी बनाता है और सुबह होने का इंतज़ार वहीं बैठकर करना शुरू कर देता है। और जैसे ही सुबह के 5 से 6 बजे के बीच का टाइम होता है ये भागकर पास के ही थाने में जाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। दरअसल दोस्तों जब ये जो प्रदीप होता है ये पूरी सच्ची घटना पुलिस वालों को और उसके माता पिता को सुनाता है तो उसके माता पिता ज़ोर ज़ोर से वहाँ रोना धोना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रदीप की ही तहदीद पर इसके दोस्त रमेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को जिला अदालत में पेश करके आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है हमारी बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।